गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज के सेशन में हम डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 24 जनवरी के सभी करंट अफेयर को आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को आराम से सुनिए, रिलैक्स होकर पूरा सेशन एंजॉय कीजिए। सारे क्वेश्चन आज के करंट अफेयर में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको पता है हम रिवीजन भी डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर भी एंड में हम यहां पर डिस्कस करते हैं, रोज ही करते हैं। तो 24 जनवरी के करंट अफेयर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए देखिए, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, कल के सेशन में मैंने आपको सुभाष चंद्र बोस की जयंती के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो। कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को, बर्थ एनिवर्सरी। 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक में जन्म हुआ था किसका? सुभाष चंद्र बोस का। फ्रीडम फाइटर हैं। तो इनके सम्मान में इंडियन गवर्नमेंट एक अवार्ड देती है और इसका नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। हर साल दिया जाता है। अब आपको नाम से समझ में आएगा कि किस क्षेत्र में दिया जाता होगा। कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करती है, अपना योगदान देती है, तो ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी व्यक्ति को भी यह अवार्ड दिया जा सकता है। हर साल इंडियन गवर्नमेंट यह अवार्ड प्रदान करती है। अभी 23 जनवरी को, मतलब कल के दिन, यह अवार्ड दिया गया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस को। आंसर हो जाएगा आंसर सी। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करने वाली संस्था है, इसको इंडियन गवर्नमेंट ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से हाल ही में सम्मानित किया। देखिए, संस्था के बारे में अगर हम यहां पर डिस्कस करते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करती है संस्था। बहुत ही उत्कृष्ट योगदान है इस इंस्टीट्यूशन का, और क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन है तो इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में ही इसे अवार्ड दिया गया है। एक इंडिविजुअल कैटेगरी में भी दिया जाता है, लेकिन यहां पर इस संस्था को इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में यह अवार्ड हाल ही में दिया गया। यह पुरस्कार इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है 23 जनवरी, इस दिन हर साल प्रोवाइड किया जाता है किसी भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को। अब देखिए, अगर हम संस्था की बात करें जिसे इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में 2025 का यह अवार्ड मिला, तो इसकी स्थापना की गई थी 1999 में, 1999 में। डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के लिए इंडियन गवर्नमेंट की यह मदद करती है। काफी अलग अलग इनिशिएटिव भी इसके काफी फेमस है, काफी टेक्नोलॉजी इसने डेवलप की है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर। सुनामी आने से 10 मिनट पहले या 10 मिनट के अंदर यह सुनामी का अलर्ट प्रदान कर सकता है। अभी इंडिया की ये जो संस्था है इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, यह भारत और 28 इंडियन ओशियन देशों को अपनी सेवाएं देता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन ओशियन के आसपास के 28 देश इंडिया की संस्था की मदद ले रहे हैं सुनामी के जो अलर्ट है उसको जानने के लिए या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024 के लिए किसे दिया गया? तो यह दिया गया है 2025 के लिए किसे दिया गया? तो यह दिया गया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। अवार्ड हर साल 23 जनवरी को दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में। इंडियन गवर्नमेंट यह अवार्ड प्रदान करती है। अगर यह अवार्ड किसी इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है, मतलब इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में दिया जाता है, तो फिर 51 लाख रुपए की यहां पर प्राइज मनी है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल, किसी पर्सन को दिया जाएगा, व्यक्ति को दिया जाएगा, तो फिर प्राइज मनी दी जाती है 5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, तो अवार्ड है हमारा सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025, इस बार 2025 के लिए दिया गया। हाल ही में सरला एविएशन ने भारत का पहला ईवीटॉल एयर टैक्सी किस नाम से लॉन्च की है? तो एक स्टार्टअप है इंडिया का जिसका नाम है सरला एविएशन, बेंगलोर बेस्ड एक स्टार्टअप है। इसने क्या किया? हाल ही में देश की पहली ईवीटॉल एयर टैक्सी लॉन्च की और इसको नाम दिया है इसने शून्य।
देखिए क्या होता है, कैजुअली अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, मुंबई में रहते हैं, या फिर अदर आप, सबसे बड़ी शहरी क्षेत्रों की जो प्रॉब्लम है ना, वो है ट्रैफिक। सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक, और सेकंड देखने को मिलता है पॉल्यूशन। अब भाई ट्रैफिक है तो पॉल्यूशन ज्यादा है, गाड़ियों धुआं छोड़े जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में इससे निपटने के लिए एयर टैक्सी लाई गई, और ये भी इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी है, समझिए इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से ये रन होगी। ईवी टोल एयर टैक्सी, इसको नाम दिया गया है शून्य, और इसको डेवलप किया है, लॉन्च किया है सरला एविएशन, जो कि बेंगलोर बेस्ड एक स्टार्टअप है। यहां पर देखिए ये शून्य है, ईवी टोल एयर टैक्सी। आप एयर टैक्सी का जब नाम सुनते हैं तो आपको लगता है कि टैक्सी होगी, अब एयर में तो, हवा में तो टैक्सी उड़ेगी नहीं, तो आप समझिए एक हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज की तरह आपको ये दिखाई देगा, ईवी मॉडल पर आधारित है। ठीक है, तो इसका नाम क्या दिया गया, इसे नाम दिया गया है शून्य। ट्रैफिक जैम और जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है उससे ये थोड़ी सी राहत दे सकता है। सरला एविएशन बेंगलोर बेस्ड एक स्टार्टअप है, इसने इसे डेवलप किया है। 20 से 30 किलोमीटर में अगर किसी को सफर करना है तो ये एयर टैक्सी का वो यूज कर सकता है। नॉर्मली अधिकतम 6 बंदे या फिर 6 लोग या फिर 680 किलोग्राम तक ये पेलोड को ले जा सकता है। 6 लोगों का अगर हम ऑन एवरेज वेट देखेंगे 100 के हिसाब से नापे, वैसे इतना होता नहीं है नॉर्मली, पर अगर है तो 600 650 किलोग्राम, या फिर अगर हम अधिकतम वजन कैपेसिटी देखें इसकी तो 680 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में ये शून्य जो ईवी टोल एयर टैक्सी है ये सक्षम है। 250 किलोमीटर पर आवर की गति से ये ट्रेवल कर सकती है। 2028 तक इसे बेंगलोर में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, और इन फ्यूचर जैसे ही बेंगलोर में लॉन्च हो जाती है तो फिर मुंबई, दिल्ली, पुणे, ऐसी बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं वहां पर भी इनको शुरू किया जाएगा। तो ईवी टोल इसे नाम दिया गया है, ईवी टोल। एयरक्राफ्ट ऐसा हवाई जहाज है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के माध्यम से चलता है, और व्हीकल का जो टोल नाम है वो है टेक ऑफ एंड लैंडिंग, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो इसको नाम दिया गया है ईवी टोल एयर टैक्सी, और नाम क्या है, शून्य। ओके, इजी। कहां पर लॉन्च की जाएगी, पहली है इंडिया की, ये लॉन्च की जाएगी बेंगलुरु में। अभी लॉन्च हो चुकी है, पर 2028 तक उम्मीद है कि ये बेंगलुरु में शुरू हो सकती है। पर्टिकुलर क्योंकि स्टार्टअप ने इसे डेवलप किया है, सरला एविएशन ने, तो ये आगे इसको रन करेगा। आप सभी के लिए जो रिपब्लिक डे की सेल है वो लगातार 26 जनवरी तक आपको देखने को मिलेगी। मैं फिर इन्फॉर्म कर देता हूं आप सभी के लिए। देखिए वैसे तो सारे कोर्सेज काफी नॉमिनल प्राइजेस में, चार्जेस में वहां पर अवेलेबल है, लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज का कोई इंडिविजुअल अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वो अभी के लिए आपको काफी नॉमिनल चार्जेस में 199 रुपीज में अवेलेबल है। और अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए आरएम 2.0 कोर्स या बैच को ज्वाइन करते हैं तो वो आपको 1599 में अवेलेबल है, 1599 में वो आपको मिल जाएगी। तो ये अभी के लिए आपके लिए जो इफेक्टिव प्राइस है वो अभी रहेंगे, 26 जनवरी तक आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और चेकआउट कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को एक बार, और वहां पर देखिए काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल होती है, रोज मैं आपको बताता हूं। तो एक बार आप चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को और ज्वाइन कीजिए। जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपको कोर्स है वो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में शतरंज की फिडे रैंकिंग में भारत के सबसे उच्च रैंक वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की ऑल ओवर वर्ल्ड एक रैंकिंग होती है जिसे फिडे रैंकिंग के नाम से जाना जाता है ना। चेस की रैंकिंग, क्या चेस के रैंकिंग है ये। चेस में जो उन्नत खिलाड़ी होते हैं उनके आधार पर, बुद्धिमत्ता के आधार पर, उनकी जो कैपेसिटी है माइंड की, उसके आधार पर ये रैंक तैयार की जाती है। तो हाल ही में शतरंज की जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की फिडे रैंकिंग है उसमें सबसे हाई स्कोरर जो इंडियन प्लेयर बने हैं चेस के वो हैं डी गुकेश। अभी ये लास्ट मंथ क्यों, इस मंथ भी काफी सुर्खियों में थे। लास्ट मंथ इसलिए क्योंकि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप डिंग लिरेन जो कि चाइना के प्लेयर हैं, लास्ट ईयर वर्ल्ड चेस चैंपियन थे, उनको हराकर सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है डी गुकेश ने। और इस साल अभी 2025 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। खेल अवार्ड
मेजर ध्यानचंद सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं डी गुकेश। तो चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं, काफी सारी उपलब्धियां हैं। और अब एक और जुड़ जाती है यहां पर कि फिडे रैंकिंग में भारत के हाई स्कोरर चेस प्लेयर कौन, तो ये हैं डी गुकेश। डन, ठीक है। तो डी गुकेश फिडे रैंकिंग में वर्ल्ड में नंबर 4 स्थान पर हैं, पूरे वर्ल्ड में नंबर 4 पर आते हैं। ओके, और सबसे ज्यादा फिडे रेटेड खिलाड़ी, जिसको अभी तक सबसे ज्यादा फिडे रैंकिंग में पॉइंट्स मिले हैं, वो खिलाड़ी बने हैं कौन, ये हैं डी गुकेश। फिडे रैंकिंग में 2784 अंक के साथ गुकेश इंडिया से टॉप पर है और ऑल ओवर वर्ल्ड देखें तो चौथे स्थान पर है। इसके बाद अर्जुन एरिगेसी की बात करें, इंडियन हैं, तो ये 5वें स्थान पर आते हैं और इनके अंक हैं 2779.5। टॉप 3 प्लेयर में हमको नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन देखने को मिलते हैं 2832 ऑलमोस्ट। इसके बाद हिकारू नाकामुरा अमेरिकी चेस प्लेयर 2802 और अमेरिका के ही चेस प्लेयर फेबियानो कारुआना, इनकी रैंकिंग जो है, इनके जो पॉइंट्स हैं वो 2798 है। तो ये टॉप 3, डी गुकेश चौथे नंबर पर और अर्जुन एरिगेसी 5वें नंबर पर फिडे रैंकिंग में ऑल ओवर वर्ल्ड। डी गुकेश कैजुअल इंफॉर्मेशन देखते हैं यहां पर। जन्म हुआ है 2006 में तमिलनाडु के चेन्नई में। पूरा नाम है डी गुकेश का डोमराज गुकेश। 2019 में भारत के 60वें ग्रैंड मास्टर बने थे शतरंज के, दुनिया के 3rd यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर में शामिल है। 2023 में 17 साल की उम्र में 2750 स्वीडन रैंकिंग को पार करने वाले पहले इंडियन प्लेयर थे चेस के, और अब ऑल ओवर सबसे ऊपर भी यही हैं। 2024 में डिंग लिरेन को हराकर यंग वर्ल्ड चेस चैंपियन बने थे, पूरे वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चेस चैंपियन, क्योंकि इसके पहले ये जो रिकॉर्ड था गेरी कैस्परोव के नाम था, जो कि 22 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस प्लेयर बने थे, है ना, वर्ल्ड चेस चैंपियन बने थे। और अब ये रिकॉर्ड आ जाता है किसके नाम, डी गुकेश। वैसे डी गुकेश ऐसे दूसरे इंडियन हैं जिन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है, क्योंकि इनके पहले विश्वनाथन आनंद 5 बार ये चैंपियनशिप जीत चुके हैं, सन 2000, 2007, 2008, 2010 और 2012 में। लेकिन एज ज्यादा थी। अब सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं पूरे वर्ल्ड में कौन, डी गुकेश। 2023 में एशियन चेस फेडरेशन ने इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। इस साल 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया किसे, डी गुकेश को। सबसे यंग प्लेयर, क्योंकि इनके पहले अभिनव बिंद्रा को 2001 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, लेकिन 18 साल के वो भी थे और 18 साल के डी गुकेश भी है। लेकिन अगर मंथ वाइज देखें तो ये 2-3 महीने छोटे हैं डी गुकेश किससे, अभिनव बिंद्रा से, है ना। तो 2001 में अभिनव बिंद्रा को दिया जा चुका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और अब दिया गया किसको, सबसे कम उम्र में डी गुकेश। हाल ही में नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहां किया गया, तो नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में। अच्छा है क्या, उद्देश्य क्या है, तो जो जनजाति समूह है उनमें हेल्थ को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, जनजाति समूह तक हेल्थ इक्विपमेंट या हेल्थ की सारी चीजें, इवन दवाइयां तक कैसे पहुंचाई जा सकती है, और ट्राइबल एरिया को इनके लिए कैसे अवेयर किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर डिस्कशन करने के लिए नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव बोल लो या कॉन्फ्रेंस बोल लो, कहां पर, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। आयोजन किसने करवाया, तो आयोजन 2 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इन दोनों ने मिलकर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया नई दिल्ली में, ताकि ट्राइबल्स जो कम्युनिटीज है उनके मध्य में हेल्थ को बढ़ावा दिया जा सके, उनकी हेल्थ में इंप्रूव किया जा सके, स्वास्थ्य सुविधाएं ट्राइबल एरियाज में उनको दी जा सके, ट्राइबल्स कम्युनिटी तक उनकी पहुंच हो। इन सभी उद्देश्य से क्या क्या समस्या आ रही है, क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं, इन पर डिस्कशन करने के लिए नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। देखिए,
यहां पर कुछ इनिशिएटिव भी लॉन्च किए गए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भगवान बिरसा मुंडा चेयर ऑफ ट्राइबल हेल्थ एंड हेमेटोलॉजी, एम्स दिल्ली में इसकी स्थापना की गई है। तमीराभरणी करुमे नियार नंबियार नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य में शुरू की जा रही है? देखिए, नदी जोड़ो परियोजना नाम सुना है, क्या होता है? इंडिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर हम ज्योग्राफिकल कंडीशन देखते हैं, तो इंडिया की काफी सारी जो नदियां वो 12 मासी नदियां, मतलब 12 ही महीने बहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नर्मदा हो गई, गंगा हो गई, ना चंबल हो गई, काफी सारी ऐसी नदियां हैं जो साल भर बहती है। लेकिन काफी सारी ऐसी नदियां भी हैं जो कि केवल मौसमी नदियां हैं, बारिश में बहती है, फिर दिसंबर जनवरी तक सूख जाती है, मौसमी नदियां। और बहुत सारी नदियां ऐसी है जो कि सूख गई है ना, जिनके सोर्स खत्म हो गए। तो इससे क्या होता है कि जो वाटर सोर्सेस है उनका डिसबैलेंस होता है। मतलब जिन क्षेत्र में पानी चाहिए है वहां पर, क्योंकि नदियां सूख गई है तो वहां पर पानी नहीं है, नदियां हैं पर सूखी हुई है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि एक नदी जो कि 12 मासी नदी है, उसका पानी ऐसी नदी तक ले जाओ जो कि सूखी पड़ी रहती, या फिर मौसमी नदी है, ताकि उसमें भी 12 ही महीने पानी बहे। उससे क्या होगा, ऐसी नदियों के आसपास के जो क्षेत्र है जो कि सूखी नदी है, वहां पर सिंचाई के लिए या पीने के लिए पानी अवेलेबल होगा, है ना। तो सिंचाई के लिए या फिर जो मरुस्थलीय क्षेत्र बनते जा रहे हैं, सूखे या ड्राई एरिया है, वहां तक पानी को पहुंचाना, सिंचाई की व्यवस्था करना, भूमि को उपजाऊ बनाना, लोगों को पीने के लिए पानी मिले, इन सभी उद्देश्य से नदियों को आपस में जोड़ा जाता है। ये जो ड्रीम है ना, ये लेकर आए थे अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, 2001 के बाद। और उनकी इस ड्रीम के आधार पर, हालांकि 2004 में उनकी गवर्नमेंट चली जाती है, तो उनके ड्रीम के आधार पर पहला प्रयास जो करता है वो मध्य प्रदेश राज्य करता है। 2005-2006 में मध्य प्रदेश राज्य केन बेतवा लिंक परियोजना लेकर आता है, जो कि पूरे भारत में नदी जोड़ो परियोजना की पहली नदी जोड़ो परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना एमपी में। और उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया है। उसी में अब तमीराभरणी करुमेनियार नंबियार, ठीक है, रिवर लिंकिंग स्कीम या नदी जोड़ो परियोजना, यह शुरू करने जा रहा है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु के जो सीएम हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने अनाउंस किया है कि फरवरी 2025 में वो इनॉग्रेशन करेंगे तामिराबरानी करुमेनियार नंबियार नदी जोड़ो परियोजना का, वो इनॉग्रेशन करने वाले हैं। तो नाम थोड़ा सा देख लेना, अलग सा नाम है, तो यहां पर पढ़ लेना एक बार, काफी है। पर्पस क्या है, तो तमिलनाडु के जो ड्राई एरियाज हैं, सूखे एरियाज हैं, वहां पर पीने का पानी मिले, सिंचाई का पानी मिले और जल संकट को राज्य में कम किया जा सके, यह उद्देश्य है तमिलनाडु में। वैसे भी दक्षिण भारत का अगर हम वाटर लेवल देखें जमीन का, तो वो लगातार गिरता जा रहा है। तो उस कंडीशन में भी नदी जोड़ो परियोजना दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो परियोजना कौन लाया है, तो प्रोजेक्ट लेकर आया है ये तमिलनाडु राज्य। 3 नदियों को ये आपस में जोड़ेगा, तमिराबरानी, करुमेनियार और नंबियार, 3 नदियों को यह आपस में लिंक करेगा। परियोजना की टोटल कॉस्ट आएगी 900 करोड़ रुपए। परियोजना की शुरुआत वैसे देखिए पहले की जा चुकी है, 2011 में इसको शुरू किया गया था, तब ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए से 50% काम किया गया था, लेकिन फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लूप में डाल दिया गया, और अब एक बार फिर से इस स्कीम को वापस पुनर्जीवित करने के लिए योजना का इनॉग्रेशन करेंगे एम.के. स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के सीएम है। तो योजना किस राज्य की है, नदी जोड़ो ये वाली परियोजना, तो ये देखने को मिलती है तमिलनाडु राज्य में। 3 नदियों का आपस में इंटरलिंक किया जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? खेलो इंडिया गेम्स, इंडिया में जो यूथ है ना, उनमें खेलों के लिए अवेयरनेस बढ़ाना, खेलों में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना, इसके लिए खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत की गई थी 2018 में इंडिया में। और उसके बाद अलग अलग चीजों के लिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, अलग अलग गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में अभी शुरू हुए, और ये आयोजित किए जा रहे हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। कहां पर? लद्दाख और जम्मू कश्मीर।
देखिए पर्टिकुलर अगर हम खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें तो इनकी शुरुआत की गई थी 2020 में और 2025 में इस साल ये इसका 5वां संस्करण है, 5th एडिशन है। आयोजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्यों में किया जा रहा है, यूनियन टेरिटरीज है दोनों। दो चरणों में यहां पर आयोजन किया जाएगा। 23 जनवरी को यह शुरू हो गया। इस बार 19 टीमें पार्टिसिपेट करेगी और 19 टीमों में 428 एथलीट यहां पर भाग ले रहे। स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया लेह में। पहला जो फेज है वो लेह में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर एक तो आइस हॉकी और आइस स्केटिंग एसी जो कंपटीशन है वो लेह में आयोजित किए जाएंगे। और इसके बाद सेकेंड जो फेज है वो शुरू होगा नेक्स्ट मंथ 22 से 25 फरवरी। स्नो गेम्स, स्कीइंग, इनका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। तो दो फेज में लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को कवर किया जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। 2024 में 4th एडिशन इसका आयोजित किया गया था लास्ट ईयर, जहां पर विनर रही थी इंडियन आर्मी। सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी ने मेडल जीते थे। वैसे मेडल महाराष्ट्र से कम थे, लेकिन गोल्ड के आधार पर रैंकिंग बनती है। तो इंडियन आर्मी फर्स्ट नंबर पर थी मेडल टेली में खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 4th एडिशन में। यहां पर इंडियन आर्मी ने पहला स्थान प्राप्त किया, 21 मेडल जीते थे, उसमें से 10 गोल्ड थे। सेकेंड कर्नाटक ने 11 मेडल जीते थे, उसमें से 9 गोल्ड थे। और तीसरे नंबर पर था महाराष्ट्र, 22 मेडल जीते थे और उसमें 7 मेडल गोल्ड थे। शुरुआत 2020 में की जा चुकी है और 2025 में अभी जो खेला जा रहा है जम्मू कश्मीर और लेह या लद्दाख में, वो 5th एडिशन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। तो लास्ट ईयर की ये जो मेडल टेली है, टॉप 3 स्टेट या जो 3 टॉप पर जो रहे, इंडियन आर्मी, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इनको याद रखिएगा। 2025 में यूनाइटेड नेशन ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? 2025 को यूनाइटेड नेशन ने किस वर्ष के रूप में या किस ईयर के रूप में घोषित किया है? यूनाइटेड नेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंटरनेशनल पीस डेवलपमेंट के लिए काम करता है सभी देशों के साथ मिलकर। ऑलमोस्ट वर्ल्ड के 193 कंट्रीज ऐसी है, सॉवरेन कंट्रीज, जो कि वर्तमान में यूनाइटेड नेशन की मेंबर है। ये सभी यूनाइटेड नेशन की बात सुनते हैं। अब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन अगर किसी भी मुद्दे पर इन देशों का ध्यान आकर्षित करना है तो एक इंटरनेशनल ईयर के रूप में घोषित कर देता है किसी भी वर्ष को। फॉर एग्जाम्पल, अगर पोलर बियर के संरक्षण के लिए यूनाइटेड नेशन को वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित करवाना है तो यूनाइटेड नेशन उसे घोषित कर देगा किसी भी वर्ष को पोलर बियर ईयर के रूप में, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे मोटे अनाज के लिए, है ना, जो मिलेट्स हैं, उनके लिए भी इंटरनेशनल ईयर किसी वर्ष को घोषित किया जा चुका है, ताकि जो पूरे वर्ल्ड के देश है उसकी तरफ, उसके संरक्षण के लिए प्रयास करे। पूरे वर्ल्ड का ध्यान उस ओर आए। मिलेट्स, मोटे अनाज के यूज के लिए, उसके संरक्षण के लिए पूरा वर्ल्ड जागरूक हो कि भैया ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। तो इस आधार पर यूनाइटेड नेशन किसी भी ईयर को इंटरनेशनल ईयर के रूप में घोषित कर सकता है। अभी यूनाइटेड नेशन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन के रूप में घोषित किया है। अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष, ग्लेशियर के संरक्षण के लिए। देखिए, लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में पीने का जो पानी है ना, वो ऑलमोस्ट 90-95% ग्लेशियर के रूप में, और वो बहुत कम है। अब भैया ग्लेशियर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा असर जो होता है ना, वो ग्लेशियर पे होता है। ग्लेशियर स्पीड से पिघलते जा रहे, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड के देशों का ध्यान आकर्षित करवाना जरूरी है ग्लेशियर के संरक्षण के लिए। वो कैसे होगा? ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो, कार्बन उत्सर्जन कम से कम करे देश। ओके, तो इसीलिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन के रूप में घोषित किया है 2025 को यूनाइटेड नेशन ने। और इसके अलावा घोषणा की है कि हर साल 21 मार्च को वर्ल्ड ग्लेशियर डे के रूप में मनाया जाएगा इस साल से। ग्लेशियर क्या होते हैं पता है ना? ठोस हिमखंड, है ना, या फिर पानी के ठोस रूप, जो कि हमें ठंडे क्षेत्रों में, स्पेशली आर्कटिक और अंटार्कटिका में देखने को मिलते हैं। मीठे पानी के मूल स्रोत है।
और कुछ उष्णकटिबंधीय ग्लेशियर हमको एंडीज पर्वतमाला पर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं वो आर्कटिक और अंटार्कटिका में देखने को मिलते हैं। अधिकांश ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्रों अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, आर्कटिक यहां पर है। लगभग 2% पृथ्वी का जो पृथ्वी का पानी है ना वो ग्लेशियर के रूप में, और ये मीठा पानी यही है अधिकतर पीने का। यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको पता चल गया। तो यहां पर देखिए, एक तो अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष, ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में किसे मनाया जा रहा है 2025 को, और वर्ल्ड ग्लेशियर डे कब मनाया जाएगा तो इसे ऑब्जर्व किया जाएगा 21 मार्च को, अब इस साल से हर साल। तो ये बेसिक दो चीजें आपको यहां पर पता चली। यूनाइटेड नेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि संस्था क्या करती है। सबसे पहली बार 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएनओ डे भी मनाया जाता है। हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क में जब स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशन की, तो इसमें 51 मेंबर कंट्रीज थी, लेकिन अब कंट्रीज है यहां पर 193। 6 ऑर्गन होते हैं यूनाइटेड नेशन के। जनरल असेंबली सबसे इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी काउंसिल होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यहां पर देखने को मिलता है, इंटरनेशनल कोर्ट या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय देखने को मिलता है, सचिवालय देखने को मिलता है, और ट्रस्टीशिप काउंसिल भी देखने को मिलती है। अभी 1994 से निलंबित है, लेकिन ये 6 ऑर्गन देखने को मिलते हैं यूनाइटेड नेशन के। सबसे इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और एक इंटरनेशनल कोर्ट भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वर्ल्ड के देशों में जस्टिस के लिए। हाल ही में भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने कौन सी ट्रॉफी जीती है? तो भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने, जो फिजिकल डिसेबल्ड है ना, दिव्यांग कौन, फिजिकली डिसेबल्ड, तो उनकी जो क्रिकेट टीम है इंडियन, उन्होंने हाल ही में पीडी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता। फिजिकली डिसेबल्ड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये खिताब जीता है इंडिया ने। आयोजन हुआ था अभी श्रीलंका में। ओके, फाइनल श्रीलंका के ही FTZ क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। फाइनल में इंडिया ने इंग्लैंड को 79 रन से हराकर भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने पीडी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता। फिजिकल डिसेबल्ड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है ना, पीडी चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से इसे जाना जाता है। 2025 में आयोजन हुआ है श्रीलंका के कोलंबो में। 4 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान। विनर रही इंडिया और रनर अप रही यहां पर इंग्लैंड। आयोजन कौन करवाता है? तो डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत की संस्था है DCCI, इसका आयोजन करवाती है। डिसेबल्ड जो क्रिकेटर होते हैं ना फिजिकली, उनको यहां पर उन्हीं के लिए खेलों का आयोजन है, क्रिकेट खेलों का। 2020 में संस्था की स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर कर्नाटका के बेंगलुरु में है। भारत में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल मनाया जाता है 24 जनवरी को। जो देश में बच्चियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनकी समस्या के प्रति लोगों को अवेयर करना, उनका एजुकेशन हो गया, उनका स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, है ना, इन सभी के लिए लोगों को अवेयर करना देश में मुख्य उद्देश्य है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को मनाए जाने का। 24 जनवरी को हर साल ये डे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने जो बच्चियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनकी हेल्थ के विकास के लिए, उनकी समस्याओं को लोगों में अवेयरनेस हो कि भाई क्या क्या समस्याएं होती है बच्चों को, जो छोटी बालिकाएं होती है उनको, इसके लिए 2008 से मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इस डे को मना रहा है। पूरे देश में मनाया जाता है 24 जनवरी। 2025 में एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की थीम है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। हाल ही में धनंजय शुक्ला को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? धनंजय शुक्ला हाल ही में अध्यक्ष हेड बने हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के। आंसर बी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, इसके हेड बने हैं कौन? धनंजय शुक्ला। अच्छा, संस्था क्या करती है?
देश में जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं ना, CS सॉरी, कंपनी सेक्रेटरी, उनके रेगुलेशन के लिए काम करना, उनके पेशे को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना और उनके विकास के लिए काम करना, यह काम होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का। इसके हाल ही में अध्यक्ष बने धनंजय शुक्ला और साथ ही साथ एक उपाध्यक्ष भी अपॉइंट किए गए हैं, पवनजी चंदक। अध्यक्ष सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये धनंजय शुक्ला है। वैसे लास्ट ईयर 2024 में धनंजय शुक्ला इसी संस्था के उपाध्यक्ष थे और अब इनको प्रमोट किया गया अध्यक्ष के रूप में, और इनके स्थान पर अभी तक अध्यक्ष थे कंपनी सेक्रेटरी CS.B. नरसिम्हन। इनको रिप्लेस किया है धनंजय शुक्ला ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के पद पर। 1 साल का कार्यकाल होता है प्रेसिडेंट का इस संस्था में, तो 1 साल के लिए 2025 के लिए अपॉइंट हुए हैं अध्यक्ष के रूप में धनंजय शुक्ला। अब आपको इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मिल गए धनंजय शुक्ला। काम क्या है संस्थान का, यह पता चल गया। स्थापना 4 अक्टूबर 1968 में इसकी की गई थी। ओके, एक कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के तहत यह एक स्टेचुअरी बॉडी है, मतलब एक ऐसी संस्था है जो कि वैधानिक निकाय है, संसद में अधिनियम लाकर इसको बनाया गया। पहले बन चुकी थी, फिर रेगुलेट किया गया कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के तहत। इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करती है, कंपनी सेक्रेटरीज के पेशे को रेगुलेट करना, डेवलप करना, उनके अधिकारों के लिए काम करना। हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली और अभी प्रेसिडेंट बने हैं कौन, यह है धनंजय शुक्ला। ओके, तो 24 जनवरी के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिस्कस किए। सारे फैक्ट को, सारे क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में यहां पर हमने समझने की कोशिश की है। अब हम कहां चलें, लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, फटाफट रिवाइज हो जाएगा, हमारा छप जाएगा दिमाग में। पराक्रम दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है, पराक्रम दिवस है 23 जनवरी को। हाल ही में स्क्रैम जेट इंजन का परीक्षण किसने किया है, तो परीक्षण किसने किया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरीज ने, DRDL। हाल ही में किस राज्य ने कवचम सिस्टम को लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है केरला सरकार ने। हाल ही में ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर रिपोर्ट का 4था संस्करण किसने जारी किया, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है। ठीक है, आगे आ जाएं। हाल ही में किस संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया, तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल क्रॉप्स किया गया है, कमर्शियल एग्रीकल्चर किया गया है। पहली ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, गुजरात के गांधीनगर में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए देने की योजना शुरू की, तो इसकी शुरुआत की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में कॉफी उत्पादन में कौन से स्थान पर है, तो इंडिया देखने को मिलता है 7वें स्थान पर कॉफी उत्पादन में। हाल ही में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 के अनुसार भारत की वैश्विक रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 3rd, तीसरी। और लास्ट क्वेश्चन क्या था कल का हमारा, भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम का क्या नाम है, तो इसे नाम दिया गया है SSI मंत्रा। डन, ये सारे क्वेश्चन लास्ट डे के हमारे करंट अफेयर के हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, तो लखनऊ देखने को मिलता है गोमती नदी के तट पर। काली सिंध और पार्वती किसकी सहायक नदी है, तो काली सिंध और पार्वती जो MP और राजस्थान में बहती है, चंबल की सहायक नदियां हैं। 8 डिग्री चैनल किन 2 स्थानों को अलग करता है, तो मालदीव और लक्षद्वीप का मिनिकॉय, इन दोनों को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, जनवरी 2025 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था, उसमें भारत की रैंक क्या है। इतिहास में बिहार का लुम्बिनी किस घटना के लिए याद किया जाता है ना, सबसे फेमस। हर्यक वंश का संस्थापक इतिहास में कौन था। तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।